नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इजराइल के रफाल डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। अभी मिली एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स को अपना नया स्काई स्टिंग लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को ऑफर किया जा रहा है। ये मिसाइल अभी खास करके तेजस मार्क 1 और SU-30 MKI फाइटर जेट को ऑफर किया जा रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के बैकबोन फाइटर जेट होने वाले हैं। रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से स्काई स्टिंग मिसाइल को एक 6th जनरेशन स्टैंडर्ड की बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल कहा जा रहा है, जिसका रेंज 250 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। इसमें एक 3 पल्स वाली रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मिसाइल को अलग अलग फेज में एक्सलेट करने में मदद करने वाला है, ताकि टारगेट को एक्सट्रीम डिस्टेंस पर भी एंगेज करना पॉसिबल होने वाला है, जिस वजह से ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स की एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी को काफी हद तक एक्सपेंड कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी जो VVR मिसाइल मौजूद है वो मैक्सिमम 110 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं, और सिर्फ मिट्योर मिसाइल जो है वो 200 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन इसको अभी सिर्फ रफाल में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की मेजॉरिटी एयरक्राफ्ट VVR कैपेबिलिटी में चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले पीछे पड़ रहे हैं, क्योंकि चाइना की PL-15 मिसाइल के रेंज 200 किलोमीटर के आसपास होने वाला है, और पाकिस्तान के पास मौजूद PL-15E जो कि PL-15 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 145 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। तो इनको काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के प्राइमरी एयर सुपीरियर एयरक्राफ्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी गैप को मेकअप करने के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ स्टॉप गैप सोल्यूशन को तलाश किया जा रहा है, जो कि अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइल ऑपरेशनल होने तक इंडियन एयरफोर्स की VVR रेंज को मेंटेन करने में हमको मदद करने वाले हैं। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रशिया के साथ R-37M मिसाइल को लेकर बातचीत किया जा रहा है, जिसका एक्सपोर्ट वेरिएंट के रेंज 200 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये सिर्फ SU-30 MKI से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस वजह से अभी रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से भारत को अपनी स्काई स्टिंग मिसाइल को ऑफर किया जा रहा है, जो कि बोथ तेजस मार्क 1 और SU-30 MKI दोनों एयरक्राफ्ट के साथ कॉम्पेटेबल होने वाला है। और रफाल एडवांस सिस्टम का कहना है कि मिसाइल मिट्योर मिसाइल से भी बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है, क्योंकि इसका नो एस्केप जोन मिट्योर मिसाइल से लगभग 2 गुना उससे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि क्लेम के मुताबिक इसका नो एस्केप जोन 150 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, जबकि मिट्योर मिसाइल का नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर के आसपास से बताया जाता है। यानी कि पाकिस्तान के पास मौजूद PL-15E की मैक्सिमम रेंज जितना होने वाला है, इस मिसाइल का नो एस्केप जोन है उससे बेहतर होने वाला है, और इस वजह से अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसे मिसाइल ऑपरेशन होने तक इसको एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन के तौर पर इंडियन एयरफोर्स अडॉप्ट कर सकता है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। DRDO की तरफ से भी बात कंफर्म किया गया कि वो अभी एक नई इंडिजिनस सरफेस वेव ओवर द होराइजन रडार यानी SOTH रडार सिस्टम पर काम कर रहे हैं। ये रडार भारत की मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है। इस रडार की खास बात ये होने वाला है कि समंदर के ऊपर लाइन ऑफ साइट लिमिटेशन के परे जाकर टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी LRD बेंगलुरु की तरफ से लीड किया जा रहा है, और इस रडार का डिजाइन बाइस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन में किया जा रहा है। मतलब इस रडार का ट्रांसमीटर और रिसीवर अलग अलग जगह पर मौजूद होने वाले हैं, जिस वजह से रडार की इमेज और डिटेक्शन लोकेशन अलग होने की वजह से ये सिस्टम एंटी रेडिएशन मिसाइल अटैक से काफी सिक्योर रहने वाला है, और ये पैसिव सर्वेलेंस मोड में भी ऑपरेट कर सकता है। यानी कि जब भी इस रडार की तरफ से किसी टारगेट को ट्रैक किया जाएगा, उसे एक्यूरेटली पता तक नहीं चलने वाला है कि उसको किस डायरेक्शन से ट्रैक किया जा रहा है, जिस वजह से उसकी ओवरऑल सिचुएशनल अवेयरनेस के ऊपर इसका काफी नेगेटिव असर पड़ने वाला है। अब समझते हैं कि ये रडार किस तरीके से काम करने वाला है। SOTH रडार हाई फ्रीक्वेंसी बैंड यानी HF बैंड में ऑपरेट करने वाला है, जिसका रेंज 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज तक होने वाली है। ये रडार मेनली सरफेस वेव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करने वाला, यानी रडार सिग्नल समंदर की सरफेस के साथ साथ अर्थ की कर्वेचर को फॉलो करते हुए दूर तक ट्रैवल करने वाले। इस वजह से यह रडार 500 किलोमीटर तक की टारगेट को इजीली डिटेक्ट कर सकता है, जबकि नॉर्मल कोस्टल रडार से 20 से लेके 50 किलोमीटर के आसपास इफेक्टिवली टारगेट को ट्रैक कर पाते हैं।
ये रडार खास तौर पर इंडियन ओशन रीजन के लिए बनाया जा रहा है, जहां चाइनीज वेसल की मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और स्पेशली अरेबियन सी रीजन और गुजरात पेनिनसुला के आसपास पाकिस्तान भी भारत के लिए खतरा बन सकता है। अब स्काई वेव ओवर द होराइजन रडार के मुकाबले जो आयोनोस्फीयरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, सोथ रडार सरफेस वेव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे सोलर इंटरफेस और वेदर कंडीशन का इम्पैक्ट कम होने वाला है। यानी ये सिस्टम ऑल वेदर कंडीशन में और 24/7 काम कर सकता है और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को प्रोवाइड कर सकता है। डीआरडीओ की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक इस रडार के मेजर सब सिस्टम जैसे कि ट्रांसमीटर, रिसीवर एरे, सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट और बीम फॉर्मिंग एल्गोरिदम एलआरडी की तरफ से पहले से डेवलप किया जा चुका है। इसकी पूरी टेस्टिंग को 2024 में कंप्लीट कर दिया गया था, जिसमें इन सिस्टम ने मैरिटाइम क्लटर और सिग्नल लॉस के अगेंस्ट में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को डिलीवर किया था। और अभी इसकी फर्स्ट इंस्टॉलेशन ट्रायल को गुजरात पेनिनसुला के साइट पर 2026 की अर्ली फेज में करने का प्लान किया गया, जो कि नेवी की इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की MiG-29 के फाइटर जेट की लीक हुई रडार डाटा की तरफ से। रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था ब्लैक मिरर नाम की एक हैकर ग्रुप की तरफ से रशिया और भारत के बीच हुए MiG-29 के फाइटर जेट डील को लेकर कुछ डाटा को लीक कर दिया गया था, जिसमें बात पता चला है कि वर्तमान इंडियन नेवी की MiG-29 के फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले JUCAM रडार में सीरियस प्रॉब्लम पाए जा रहे हैं और 2019 से ही इंडियन नेवी की तरफ से इस रडार को नॉन ऑपरेशनल कर दिया गया, जिस वजह से वर्तमान हमारी नेवल एयरक्राफ्ट की VVR कॉम्बैट कैपेबिलिटी पर इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। इसी को लेकर अब एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज सामने आई है। चेन्नई बेस्ड कंपनी डाटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड की तरफ से भी एक इंडिजिनस AESA रडार को डेवलप किया गया, जिसका नाम हॉकआई रडार है। इसके बारे में पहले भी एरो इंडिया शो के दौरान डाटा पैटर्न की तरफ से डिस्क्लोज किया जा चुका है, जो कि JUCAM रडार का डायरेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है। यह रडार गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला, जो कि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होने वाली है। अब MiG-29 के लिए ऑफर किए गए हॉकआई रडार में 900 ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल मौजूद होने वाले हैं। यह रडार JUCAM रडार के मुकाबले काफी बेहतर होने के साथ साथ इसका डिटेक्शन रेंज फाइटर साइज टारगेट के लिए 150 किलोमीटर से ज्यादा होने वाला है, जो कि JUCAM रडार को काफी लंबे मार्जिन के साथ पीछे छोड़ने वाला है। हॉकआई 900 रडार में मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट मोड और जैमिंग रेजिस्टेंस जैसे मॉडर्न फीचर मौजूद होने वाले हैं, जिससे ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन में भी इक्वली इफेक्टिव होने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक डाटा पैटर्न की तरफ से अभी इंडियन नेवी को ऑफिशियली ऑफर किया गया कि वो हॉकआई 900 सीरीज रडार को MiG-29 के में इंटीग्रेट करके टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा पैटर्न की तरफ से Su-30M के एयरक्राफ्ट के लिए भी एक नई AESA रडार को डेवलप किया गया, जिसमें 2700 TR मॉडल मौजूद होने वाली, जो कि DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे विरूपाक्ष रडार से भी ज्यादा होने वाला है। लेकिन वर्तमान उनका मेन फोकस MiG-29 पर होने वाली, क्योंकि उत्तम AESA रडार अभी तक इंटीग्रेशन के लिए रेडी नहीं हुआ है, जबकि डाटा पैटर्न की तरफ से इस रडार को डेवलप किया गया, वो भी ऑपरेशनल होने के लिए तैयार हो चुका है। अगर ये इंटीग्रेशन अभी सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारी MiG-29K और MiG-29 UPG फाइटर जेट की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाली है और अभी इस रडार को डाटा पैटर्न की तरफ से फ्यूचर में एक्सपोर्ट करने का भी प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट JSW डिफेंस और सील्ड AI की तरफ से है। एक साल पहले एक बात अनाउंस किया गया था कि JSW डिफेंस और US बेस्ड कंपनी सील्ड AI की तरफ से एक $90 मिलियन का जॉइंट वेंचर को साइन किया गया था, जो कि अभी अपने नेक्स्ट फेज में एंटर करने वाली है। ये दोनों कंपनी साथ मिलकर VVAT ग्रुप 3 अनमेन्ड एरियल सिस्टम को भारत में बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा AI पावर ड्रोन होने वाला है जो कि फ्यूचर वॉरफेयर के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। अभी खास बात यह कि अब ये दोनों मिलकर AI इंटीग्रेशन और लोकल इंडियन टेक्नोलॉजी के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत के मिलिट्री किल चेन को और भी फास्ट ट्रैक बनाया जा सकेगा। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एनिमी को डिटेक्ट करने से लेकर उस पर स्ट्राइक करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, अगर उसको ह्यूमन हैंडल करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को करने में 10 से 15 मिनट लग जाता है, लेकिन अगर उसको AI की मदद से भी किया जाएगा तो इस पूरे प्रोसेस को 2 मिनट के अंदर ही किया जा सकता है। अब VVAT के बारे में अगर बात करें तो ये कॉम्पैक्ट 145 kg क्लास का ड्रोन होने वाला है, जिसमें 5 घंटे तक की एंड्योरेंस और लगभग 100 किलोमीटर तक का रेंज मौजूद होने वाली है। ये ड्रोन VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबल है, मतलब इसको किसी भी फॉरवर्ड बेस से या शिप के डेक से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें सील्ड AI की हाइव माइंड ऑटोनोमी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि GPS जैम होने के बावजूद भी ड्रोन को खुद से नेविगेट और टारगेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करने वाली है। वॉर गेम सिमुलेशन में ये बात भी देखा गया कि VVAT ड्रोन स्वाम में मॉक टारगेट को एग्जिस्टिंग कैमिकाजी ड्रोन के मुकाबले
40% ज़्यादा तेज़ी के साथ डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहा था और कुल मिलाकर ये सिस्टम एनिमी पोजीशन को डिटेक्ट करने, ट्रैक करने और इंस्टेंट स्ट्राइक करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव पाया जा रहा है। वडोदरा में पहले से ही इन सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर टेस्टिंग फैसिलिटी को सेटअप किया जा चुका है और मिड 2025 तक इनकी पहली प्रोटोटाइप को रोल आउट किया जा चुका है। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन सिस्टम की इनिशियल ट्रायल को भी प्लान किया जा रहा है, जो कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के अंदर आगे चल के खरीदे जाने वाले हैं। और अभी इस जॉइंट वेंचर में बनाए जाने वाले वीवेट सिस्टम में 60% के आसपास इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है और आगे चल के इसको इंडियन मिलिट्री की डिमांड को पूरा करने के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में इसको एक्सपोर्ट करने का प्लान भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।